उपस्थित आहेत. एकदा जोरदार आपण नारा द्यायचा आहे, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टीचा. त्यानंतर महाराष्ट्राचे विकास पुरुष ज्यांनी मराठवाड्यावर विशेष लक्ष दिलं, ज्यांनी समृद्धी महामार्ग केला, शक्तीपीठ महामार्गाची घोषणा केली, जलयुक्त शिरवारची निर्मिती केली, 167 टीएमसी पाणी जे आम्हाला मिळून देणार आहेत, ते महाराष्ट्राचे लाडके उपमुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टीचे नेते आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस या सभेला संबोधित करतील. भारत माता की, भारत माता की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की. जय श्री राम, जय जय श्री राम. हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो. आज क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांची जयंती आहे. त्यांच्याही चरणी नतमस्तक होतो आणि मंचावर उपस्थित असलेले ज्यांचं संबोधन ऐकण्याकरता आपण सगळे लोक या ठिकाणी एकत्रित आलो आहोत, ज्यांनी माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात 370 कलम हटवून काश्मीरचं पूर्ण विलीनीकरण या भारतामध्ये केलं, ते भारताचे कणखर गृहमंत्री, आपल्या सर्वांचे लाडके नेते माननीय अमितभाई शहा, मंचावर उपस्थित असलेले आपल्या सर्वांचे लाडके नेते माजी मुख्यमंत्री अशोकरावजी चव्हाण, ज्यांच्या करता आपण एकत्रित आलो तसे आपले उमेदवार प्रताप पाटील चिखलीकरजी, भागवत कराडजी, गिरीश महाजनजी, अजित गोपचडेजी, आपले या ठिकाणी आमदार राजेश पवार, भीमरावजी केराम, आमदार तुषारजी राठोड, आमदार राम पाटील रातोळीकर, आमदार बालाजीराव कल्याणकर, सूर्यकांताताई पाटील, भास्करराव पाटील खतगावकर, डॉक्टर माधवराव किन्हाळकर, संजय भाऊ कोडगे, या ठिकाणी उपस्थित असलेले संतुकराव हंबर्डे, सुभाषजी साबणे, गंगाधरराव वडुरे, अविनाशजी घाटे, विजयदादा सोनावणे, अमरनाथजी राजूरकर, हरिहररावजी घोसीकर, आनंदरावजी विडारकर, गौतमजी काळे, शिरीषजी देशमुख गोरठेकर, खरं म्हणजे अनेक महत्वाचे नेते हे मंचावर आहेत. पण आपल्याला जास्तीत जास्त वेळ अमित भाईंना द्यायचा आहे, त्यामुळे सन्माननीय मंच आणि उपस्थित भगिनी आणि बंधूंनो, खरं म्हणजे नरसीची ही सभा बघितल्यानंतर, हा जनसागर बघितल्यानंतर माझ्या मनामध्ये कुठलीही शंका उरलेली नाही की रेकॉर्ड मताने या ठिकाणी प्रताप पाटील चिखलीकरांचा विजय होणार आहे. आणि आपण सगळ्यांनी बघितलं, आपण चिखलीकर साहेबांचं भाषण ऐकलं आणि आपण अशोकराव चव्हाणांचंही भाषण ऐकलं. भाषण कसं होतं? तू मुझे पसंद मैं तुझे पसंद, अशा प्रकारचं भाषण होतं. त्यामुळे आता या दोन ताकदी एकत्रित आल्यानंतर मला विश्वास आहे एक मोठा रेकॉर्ड या ठिकाणी आपण तयार करणार आहोत. बंधू भगिनींनो, मी केवळ एवढंच सांगण्याकरता या ठिकाणी उभा आहे. या निवडणुकीमध्ये केवळ दोन या प्रकारच्या बाजू आहेत. एकीकडे नेतृत्व करणारे माननीय मोदीजी आहेत. मोदीजींच्या नेतृत्वात आपली महायुती आहे. या ठिकाणी शिवसेना आहे, भारतीय जनता पक्षासोबत शिवसेना आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे, रासप आहे, रिपाई आहे, जनसुराज्य आहे, अशा अनेक पक्ष आपल्या सोबत आहे. आपल्या या विकासाच्या गाडीचं इंजिन माननीय मोदीजी आहेत.
या इंजिन सोबत मोठे मोठे आपण बोग्या लावल्या. या प्रत्येक बोगीमध्ये सामान्य माणसाला बसवून विकासाच्या रस्त्यावर नेण्याचं काम आपण करणार आहोत. आपली गाडी कशी आहे? दलित, गोर, गरीब, आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, महिला, ओबीसी, अल्पसंख्याक सगळ्यांना आपल्या गाडीत जागा आहे. आणि मोदीजींचं इंजिन असल्यामुळे आपली विकासाची गाडी वेगाने निघाली आहे. दुसरीकडे पण गाडी आहे राहुल गांधींची, पण केवळ इंजिन आहे, डब्बा नाही आहे. कारण प्रत्येकाला वाटतं आम्हीच डब्बे आहोत. उद्धव ठाकरे म्हणतात मी पण इंजिन आहे, शरद पवार म्हणतात मी पण इंजिन आहे, ममता बॅनर्जी म्हणते मी पण इंजिन आहे, अखिलेश यादव म्हणतो मी पण इंजिन आहे. सगळेच इंजिन आहे, डब्बा नाही. मला सांगा, इंजिन मध्ये ड्रायव्हर शिवाय कोणाला बसायला जागा असते का? असते का? आणि हे इंजिनही कशी आहेत बघा. एक इंजिन नांदेडला चाललं तर दुसरं मुंबईला चाललं, एक इंजिन नागपूरला चाललं तर दुसरं सोलापूरला चाललं. म्हणजे एक मेकाला असे ओढताय की यांची गाडी जागेवरनं हालतच नाही, न हालणारी न डुलणारी अशा प्रकारची यांची गाडी, जी विकासाकडे नेऊ शकत नाही. विकासाकडे केवळ मोदी साहेबांची एक्सप्रेस हीच आपल्याला नेऊ शकते. आणि आपण लक्षात घ्या, या ठिकाणी मोदी साहेबांना आपल्याला जर मत द्यायचं असेल, चिखलीकरांना दिलेलं मत, कमळाला दिलेलं मत हे थेट मोदी साहेबांना मिळतं. अन्य कोणालाही दिलेलं मत हे राहुल गांधींना मिळतं. आणि आपल्याला या ठिकाणी कोणाला मत द्यायचंय? सांगा, कोणाला द्यायचंय? कोण विकास करू शकतं? कोण राज्याला पुढे नेऊ शकतं? कोण देशाला पुढे नेऊ शकतं? कोण गरीबाचा विकास करू शकतं? मग आपल्याला विचार करण्याची आवश्यकता नाही. अरे, आपल्या समोरचे जे उमेदवार आहेत, मी त्यांच्याबद्दल काही बोलणार नाही, पण आमच्या राजेश पवारनी 55,000 त्यांचा पराभव केला होता. आणि आता तर सगळे आपण एकत्रित आलो, त्यामुळे चिंता करण्याचं कारण नाही आहे. बंधू भगिनींनो, या महाराष्ट्रामध्ये तर अशोकराव, तुम्ही आल्यानंतर काँग्रेस पक्षाची काय अवस्था झाली? मी पूर्ण वाक्य म्हणत नाही, कारण पूर्ण वाक्य म्हटलं तर लोक वेगळा अर्थ काढतात. पण काँग्रेस पक्षाची अवस्था न घरका न घाटका अशा प्रकारची झालेली आपल्याला पाहायला मिळते आहे. तुम्ही बघा, जागा वाटप होत असतं, जागा एकमेकाला मिळत असतात. पण आता काँग्रेस पक्षाची अवस्था अशी आहे, उद्धव ठाकरेंनी सांगलीची जागा घोषित करून टाकली, काँग्रेस पक्षाला माहितीच नाही. शरद पवारांनी भिवंडीची जागा घोषित करून टाकली, काँग्रेस पक्षाला माहितीच नाही. काँग्रेस पक्ष फरफटत चाललाय, कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही. अशा प्रकारचा काँग्रेस पक्ष, ज्याला नेता नाही, ज्याला नीती नाही, ज्याला नियत नाही, अशा प्रकारचा काँग्रेस पक्ष आता या ठिकाणी मला विश्वास आहे की मागच्या लोकसभेमध्ये 1 सीट त्यांची निवडून आली होती. आता काँग्रेस पक्षाला शून्यावर आणण्याचं काम आपल्याला करायचं आहे. आणि केवळ शून्यावर आणायचं नाही, तर नांदेडमध्ये एक रेकॉर्ड आपल्याला करायचा आहे. शेवटी नाव चिखलीकर आहे. कमळ कशात फुलतं? कमल चिखलात फुलतं. त्यामुळे चिखलीकरांचं या ठिकाणी कमळ आहे. त्या कमळाची बटन दाबून आपल्याला प्रचंड मताने त्यांना निवडून द्यायचं आहे. मी जास्त या ठिकाणी बोलणार नाही, अनेक सभा करायच्या आहेत. विकासाच्या बाबतीत या ठिकाणी आपण बोललो, मराठवाड्याचा विकास असेल, या ठिकाणी पाणी आणायचं असेल, या ठिकाणी समृद्धी महामार्गाला जोडायचं असेल, या ठिकाणी रेल्वेचं नेटवर्क असेल, आम्ही सगळे मिळून ते करणारच आहोत. कारण आमच्या पाठीशी माननीय अमित भाई आहेत, आमच्या पाठीशी माननीय मोदीजी आहेत. त्यामुळे त्या संदर्भात न बोलता पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. आपल्या सर्वांच्या वतीने माननीय अमित भाई शाह यांचं स्वागत करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद,
जय महाराष्ट्र. यानंतर आपण ज्यांना ऐकण्यासाठी आतुर झाला आहात ते भारताचे कणखर गृहमंत्री भारतीय जनता पार्टीचे नेते अमित भाई शाह आपल्याला संबोधित करतील. भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की. अमित भाई शाह तुम आगे बढ़ो. अरे यार बीच में आएंगे ये मीडिया वाले सेट कर कर बैठ जाइए जरा प्लीज. मेरे साथ बोलिए भारत माता की. क्यों भाई नांदेड़ वालों की आवाज को क्या हो गया है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करनी है या नहीं करनी है? तो ऐसी आवाज नहीं. मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए. सभी लोग अंत तक दोनों हाथ उठाएं. प्रचंड विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की. भारत माता की. जय श्री राम. जय जय श्री राम. मेरा साथ शिवाजी महाराज का जयकारा लगाइए. जय 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 शिवाजी. जय 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 भवानी. मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, भारत सरकार के मंत्री श्रीमान भागवत कराड़ जी, श्री गिरीश महाजन जी, श्री अशोक राव चौहान जी, श्री अजीत गोपछड़े जी, श्री संजय भाऊ कोडगे जी, सुश्री सूर्यकांताई पाटिल जी, श्री भास्कर राव पाटिल जी, डॉक्टर माधवराव जी, श्री राम पाटिल जी, श्री भीमराव केराम जी, श्री तुषार राठौड़ जी, श्री राजेश परार जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं दिल्ली से नांदेड़ आया हूं, ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद आगे आओ प्रताप राव पाटिल जी के लिए जोर से ताली बजाइए सभी लोग. और आज की सभा में इतने विपरीत माहौल में बारिश होने की तैयारी होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार. सबसे पहले तो भाई सेट कर कर बैठ जाओ सभी लोग, जरा प्लीज बैठ जाइए. बैठ जाइए. यहीं रहकर मैं बोलने वाला हूं. बैठ जाइए. वो व्हाइट शर्ट बैठ जाओ जरा. सबसे पहले अभी अभी गुड़ी पड़वा गया है. नए साल की मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं. आज मैं जब यहां आया हूं तब राहेर नरसिंह मंदिर, कोलंबी मठ, दत्त प्रभु और सरबंस दानी दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं. आज महात्मा ज्योतिराव की जन्मतिथि है. महात्मा ज्योतिराव ने इस देश में सामाजिक क्रांति लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है. आज इस अवसर पर दोनों ज्योतिराव और सावित्रीबाई दोनों को प्रणाम कर कर मेरे बात की शुरुआत करना चाहता हूं. भाई और बहनों,
थोड़ा मौसम बिगड़ गया है। कांग्रेस वालों को लगता है कि मौसम बिगड़ा है, मगर मैं उनको बताने आया हूं मौसम नांदेड़ का बिगड़ा है। देश का मौसम बहुत अच्छा है, 400 पार होने वाली है। आज की सभा देखकर शायद ही किसी के मन में ये शंका बच जाएगी कि प्रताप राव चिखलीकर प्रचंड मतों से रिकॉर्ड तोड़कर जीतने वाले हैं। भाई और बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। नांदेड़ वालों, आपका एक एक प्रताप राव को दिया हुआ वोट सिर्फ नांदेड़ में प्रताप राव को नहीं जिताएगा, दिल्ली में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। मोदी जी ने ये 2 टर्म के अंदर देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है। हमारा अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर छोड़कर मनमोहन सिंह गए थे, 11वें नंबर से मोदी जी 5वें नंबर पर लाए हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, हम संसार का तीसरे नंबर का अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, इसका मोदी का गारंटी है। भाई और बहनों, हमारे सामने जो चुनाव लड़े राहुल जी के नेतृत्व में, ये सारे लोग यहां पर महाराष्ट्र में 3 पार्टियां इकट्ठा हुई है। एक नकली शिवसेना, एक नकली राष्ट्रवादी और एक आधी बची हुई कांग्रेस पार्टी। अब ये हमारे यहां तो गुजरात में कहावत है, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। मैं आपको बताने आया हूं भाइयों, उद्धव जी की शिवसेना आधी रह गई, शरद राव की एनसीपी आधी रह गई। ये तो 2 आधे थे ही, ये दोनों ने मिलकर कांग्रेस को भी आधा कर दिया, आधा करने का काम कर दिया। अब मुझे बताओ, ये 3 आधे मिलकर महाराष्ट्र का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? एक ऐसी ऑटो रिक्शा है जिसके 3 पहिए हैं, मगर गवर्नर एम्बेसडर का है, गियर बॉक्स फियाट का है और उसका बाकी का इंजन मर्सिडीज का है। ये ऑटो रिक्शा का कहीं पर भी कोई दिशा तय नहीं हो सकता। इसका भविष्य बहुत स्पष्ट है। ये चुनाव के बाद आपसी मतभेद से ये सभी लोग टूटने वाले हैं। भाइयों और बहनों, और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में देशभक्तों की टोली जैसा एनडीए का कुनबा बैठा है। मैं आज नांदेड़ वालों को पूछना चाहता हूं, ये कश्मीर जो है नांदेड़ वालों हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो तो, सभी लोग बोलो, है या नहीं है? एक खड़गे जी कहते हैं कि राजस्थान और महाराष्ट्र का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे साहब, नांदेड़ का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, ये धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को एक अनोरस बच्चे की तरह संभाल कर रखी थी। मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को खत्म कर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 10 साल तक ये सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे। एक शब्द मनमोहन सिंह के मुंह से नहीं निकलता था। 2014 में आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया,
मोदी जी ने कश्मीर को अलग नजरिए से देखने का सर। उनके समय में भी पुलवामा और उरी हुआ, मगर 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है कि हमारे देश की सेना और हमारे देश की सीमा उसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना जवाब सहन करना पड़ता है। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने की। ये हमारे महाराष्ट्र के यहां से थोड़े दूर तक कभी नक्सलवाद फैला हुआ था। मोदी जी के 10 साल में महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्यों से नक्सलवाद को उखाड़कर फेंकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुझे नांदेड़ वालों बताओ जरा, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो जरा, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को अटका कर बैठी थी। नरेंद्र मोदी जी ने 1924 के बीच में 5 ही साल में जजमेंट भी आया, भूमि पूजन भी हुआ और 22 जनवरी को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा भी करने का काम समाप्त हो गया। और 500 साल के बाद पहली बार रामलल्ला 17 तारीख को रामनवमी के दिन अपना बर्थडे भव्य मंदिर में बनाएंगे, टेंट में नहीं बनाएंगे। और कांग्रेस पार्टी, आपने तो बनाया नहीं, ये तो मैं समझ सकता हूं, आपको अपनी वोट बैंक का डर है, परंतु जब आपको निमंत्रण मिला रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा का, आप वहां पर भी नहीं गए। और जो लोग जाना चाहते थे उनको कांग्रेस पार्टी से निकालने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। भाइयों और बहनों, ये लोग देश का सम्मान नहीं सोच सकते। मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, करतारपुर कॉरिडोर बनाया, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है, वहां का मंदिर भी पुनर्स्थापित किया। 450 साल के बाद हमारे सभी मान बिंदुओं की सुरक्षा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब शरद राव जी को पूछना चाहता हूं कि शरद राव जी, एक बात बताइए, 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार के आप कर्ता धर्ता थे, 10 साल तक आपने महाराष्ट्र को क्या दिया? नांदेड़ वालों, हिसाब मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? जरा जोर से बोलो, मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए? उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो नहीं देंगे, मगर मैं आज देकर जाता हूं। 10 साल में उन्होंने महाराष्ट्र को 1,91,000 करोड़ रुपया दिया था और 1,91,000 करोड़ के सामने नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में 7,15,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 3,90,000 करोड़ अलग से दिया, 75,000 करोड़ रुपया नेशनल हाईवे के लिए, 2,10,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए, 4,000 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के लिए और 1,00,000 करोड़ रुपया स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी की मंडली
महाराष्ट्र का विकास नहीं कर सकती। महाराष्ट्र का विकास नरेंद्र मोदी जी, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर ढेर सारे गरीब कल्याण के काम किए हैं। गरीबों के लिए सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में 1,16,00,000 किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया। 1,20,00,000 घरों में नल से जल पहुंचाया। 1 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख तक का पूरा खर्चा आज आयुष्मान भारत योजना से मोदी जी उठा रहे हैं। 70 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए। 7 करोड़ गरीबों को कोरोना आया तब से प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 51 लाख गरीब बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया। 20 लाख घर दिए। नागपुर में एम्स दिया। IIT नागपुर में दिया। IIIT पुणे में दिया और नागपुर में IIM भी देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, शरद पवार जी इतने साल यहां से इतने दिग्गज नेता रहे मगर महाराष्ट्र का विकास नहीं कर पाए। महाराष्ट्र का किसान हो, गरीब हो, युवा हो, महिला हो, ये सभी का सर्वांगीण विकास करने का काम अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। भाई और बहनों, नांदेड़ की मैं बात करता हूं। 300 किलोमीटर लंबा राजमार्ग नांदेड़ जिला में बना। नांदेड़ हवाई अड्डे को फिर से चालू किया। मुंबई नागपुर बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि एक्सप्रेस के साथ जालना नांदेड़ एक्सप्रेसवे बनाकर जोड़ने की मंजूरी दी। 86,000 करोड़ की लागत से नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेस बनाया। 12,000 करोड़ की लागत से कृष्णा मराठवाड़ा सिंचाई योजना को अप्रूव किया और 2300 करोड़ की लागत से बाढ़ प्रबंधन का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और जोर से ताली लगाना, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और स्थिति देखिए, बाला साहब मांग करते थे कि इसका नाम संभाजी नगर हो। शरद पवार जी विरोध करते थे। आज भाजपा सरकार ने, शिवसेना सरकार ने संभाजी नगर नाम किया मगर उद्धव ठाकरे के मुंह पर हंसी नहीं दिखाई पड़ती है। भाई, हंसी नहीं दिखाई पड़ती। भाई और बहनों, अंत में यही कहने आया हूं मैं, ये चुनाव जो है 2047 में देश को पूर्ण विकसित देश बनाने का चुनाव है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मत है। मजबूत भारत की नींव डालने का काम। एक ऐसा भारत जिसके सामने कोई नजर उठाकर देख न पाए। एक ऐसा भारत जो भारत सर्व दिशा में, सर्व क्षेत्र में, समग्र विश्व में 1 नंबर हो। इस ऐसा भारत बनाने का ये चुनाव है और हमने प्रतापराव चिखलीकर को आपके सामने प्रत्याशी बनाकर उठाया है। मैं निवेदन करने आया हूं नांदेड़ की जनता को, हमारे भाई प्रतापराव जी को बड़े बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जिताएं। मुझे बताओ जोर से, सभी लोग अंत तक बताएं, प्रतापराव जी को जिताएंगे क्या? जोर से बोलो, जिताएंगे। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे।
मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, 400 पार कराएंगे, मजबूत और सशक्त भारत बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए, दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम,